नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो संविधान सभा से संबंधित है। हम देखेंगे कि संविधान सभा, जब भारत में संविधान सभा बनी, किसके सिफारिश पर या किसकी संस्तुति पर, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जब भारत में संविधान सभा बनी, तो इस संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए और उन कामों से लेकर हर एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन क्या क्या काम किए, कितने कितने काम किए, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, सब ज़रूरत है आपके सपोर्ट की दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए हमारे वीडियो आपके वीडियो प्रैक्टिस जीके चैनल को दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, आपको लगता है कि हाँ आपका कुछ थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी आकर यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न दोस्तों। अपना पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी रोलेट एक्ट या डी साइमन कमीशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या हुआ, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। ऑप्शन देखते हैं ए 1945, बी 1944, सी 1946 या डी 1947। सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किस पार्टी के मन में आया था। इसका मतलब ये है कि भारत में संविधान सभा बने, ऐसा विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के मन में आया था। ऑप्शंस देखते हैं ए स्वराज पार्टी, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, सी नौजवान सभा या डी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसका सही आंसर है दोस्तों ए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के मन में सन 1924 में ही आया था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जो क्या करेगी, एक भारत के संविधान के बारे में विचार बनाएगी या संविधान बनाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई। ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 289, सी 299 या डी 399। सही आंसर होगा दोस्तों ए 389। 389 कुल सदस्य चुने गए दोस्तों, मतलब कुल सदस्य इतना निश्चित किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे। दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत लिखा है, इसका मतलब ये कि भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा गया, ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो वो ऑप्शन देखते हैं तो ए है 292, बी 296, सी 289 या डी 287। सही आंसर होगा दोस्तों ए 292 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा में किस नहीं होगा, यहाँ पे होगा कितने कमिश्नरी क्षेत्र से प्रतिनिधि थे। ए 4, बी 3, सी 6 या डी 8। सही आंसर होगा दोस्तों 4 क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे। ए 70, बी 83, सी 93 या डी 97। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कितना, 93 देशी रियासतें थीं। अगला प्रश्न होगा कि संविधान सभा की सीटों के लिए चुनाव कितने सीटों पर हुआ था। अर्थात जो संविधान सभा की कुल सीटें हमारी 389 जो मतलब ये निश्चित की गई थी, उनमें से कितनों पर चुनाव हुआ था। ऑप्शंस देखते हैं ए 292, बी 296, सी 389 या डी 370। तो सही आंसर होगा दोस्तों क्या, बी 296। 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों इन्हीं पर चुनाव हुआ था। बाकी जो देशी रियासतें थी उन पर चुनाव नहीं होना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि वो राजा द्वारा चुन के भेजे जाने थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। ए 208, बी 210, सी 108 या डी 287। सही आंसर होगा दोस्तों ए 208। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। ए 93, बी 78,
सी 73 या डी 63? सही आंसर होगा दोस्तों सी, 73 सीटें मिली थी किसको? मुस्लिम लीग को। और बाकी के बचे जो 15 सीटें हैं दोस्तों वो अन्य दलों या स्वतंत्र जो उम्मीदवार निर्वाचित लोग हुए थे उनमें जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो उनके लिए थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9/12 गलती हो गया यहाँ पे 9/12/1946 होगा, फिर 12 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946? सही आंसर होगा दोस्तों ए, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई? ए, चैम्बर पुस्तकालय, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय होगा दोस्तों। यहाँ पे आगे आप काउंसिल भी लगा लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जाम में, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय आगरा, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय कोलकाता, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय मुंबई? तो सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली, इसलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी, भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में कौन सी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे? ए, हैदराबाद, बी, जूनागढ़, सी, पांडुचेरी या डी, बनारस? सही आंसर होगा दोस्तों ए, हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या निश्चित की गई थी, अर्थात कितनी जनसंख्या मिनिमम होगी तो उसके लिए एक सीट का निर्धारण किया जाएगा। उससे भी ऑप्शन देखते हैं, ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख या डी 15 लाख? सही आंसर होगा दोस्तों बी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों के विभाजन में मुसलमानों को कितनी सीटें मिली? बहुत सही प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, ए 73, बी 78, सी 79 या डी 89? सही आंसर होगा दोस्तों सी, 79। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 296 प्रतिनिधियों के विभाजन में जो कुल 296 प्रतिनिधि, मैं आपको बता दूं कि जो 296 प्रतिनिधियों का चुनाव जो होना था उनमें बंटवारा हुआ था। बंटवारा मतलब कि सामान्य को कितनी सीटें मिलेंगी, मुस्लिम समुदाय को कितनी सीटें मिलेंगी और सिख कितने मिलेंगे। तो उस हिसाब से मुस्लिम को कितनी सीटें मिली थी? 79 सीटें मिली थी। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिख को कितनी सीटें मिली थी? देखते हैं, ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 6 या डी 9? सही आंसर होगा दोस्तों ए, 4 सीटें मिली थी किसको? सिख को। अगला प्रश्न है कि 296 प्रतिनिधि के विभाजन में सामान्य को कितनी सीटें मिली थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए 208 या बी 213, सी 223 या डी 232? सही आंसर होगा दोस्तों बी, 213 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? ए 28, बी 31, सी 33 या डी 37? सही आंसर होगा दोस्तों क्या? सी, कुल 33 अनुसूचित जनजातियों को रखा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 6, बी 12, सी 15 या डी 18? सही आंसर होगा दोस्तों सी, कुल 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? ए 11 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946 या डी 22 दिसंबर 1946? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को तो अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 तारीख को कौन चुने गए? स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई? ए 11 दिसंबर को, बी 13 दिसंबर को, सी 9 दिसंबर को या डी 22 दिसंबर को? तो जो कार्यवाही शुरू की गई दोस्तों वो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देशिका का प्रस्ताव रखा, पेश किया, तो उसी के साथ 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी एम.एन. मुंशी या ऑप्शन डी
भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, बी.एन. राव ने उसका प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. भीमराव अंबेडकर या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा दोस्तों ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. भीमराव अंबेडकर या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो संघीय संविधान समिति है दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. भीमराव अंबेडकर या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर जो प्रांतीय है तो प्रांत से रिलेटेड जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो संघ से संबंधित संविधान की समितियाँ बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. भीमराव अंबेडकर या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा सी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बताया कि जहाँ भी संघ से रिलेटेड बात आए उसके जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. एच.सी. मुखर्जी या डी. भीकाजी कामा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. एच.सी. मुखर्जी या डी. भीकाजी कामा। इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों के संबंधित जो भी समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. एच.सी. मुखर्जी, डी. भीकाजी कामा या ई. राजेंद्र प्रसाद। तो जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी दोस्तों उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. एच.सी. मुखर्जी या डी. भीकाजी कामा। सही आंसर होगा दोस्तों बी. जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, डी. भीकाजी कामा। तो जो अल्पसंख्यक का उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ए. एनी मस्करीन, बी. पूर्णिमा बनर्जी, सी. सरोजिनी नायडू या डी. भीकाजी कामा। तो दोस्तों आपको जो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी उनके नाम भी आपको याद रखना है। इसी तरह प्रश्न बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है संविधान सभा में नहीं थी, तो आपको बताना पड़ेगा। एनी मस्करीन भी थी, पूर्णिमा बनर्जी भी थी, सरोजिनी नायडू भी थी, लेकिन भीकाजी कामा ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। इसलिए सही आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? भीकाजी कामा होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कुल कितने व्यक्ति थे? ए. 7, बी. 8, सी. 6 या डी. 9। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 8। आप कहेंगे कैसे? तो चूंकि उसमें 7 सदस्य थे और उसके एक अध्यक्ष थे तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हुए? तो वो 8 हुए। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में एन माधव राव किसकी जगह पर आए थे? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारूप समिति में एन माधव राव जो आए हैं वो किसकी जगह पे आए हैं? ऑप्शन ए बी.एल. मित्र के ऑप्शन जगह पर, बी. टी.टी. कृष्णामाचारी, सी. डी.पी. खेतान या डी. एन माधव राव। इसका सही आंसर दोस्तों ए, बी.एल. मित्र के स्थान पर आए हैं। कौन? एन माधव राव। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान की जगह कौन आया? समझ रहे नहीं? डी.पी. खेतान की जगह कौन आया?
ए BL मित्र आए या TT कृष्णामाचारी आए, DP खेतान आए या एन माधवराव आए। सही आंसर होगा दोस्तों TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह पर आए। अगला प्रश्न है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, C बलदेव सिंह या D C राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है दोस्तों ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में जो अंतरिम सरकार हमारी बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1945 में हमारी क्या बनी थी? एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो उस अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, B सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, C बलदेव सिंह थे या C D राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर दोस्तों गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा देखते हैं। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, C बलदेव सिंह, D C राजगोपालाचारी या E जॉन मथाई। सही आंसर होगा दोस्तों E जॉन मथाई। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसमें रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या राजगोपालाचारी। तो सही आंसर होगा दोस्तों D C राजगोपालाचारी। C मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, B आसफ अली, C जगजीवन राम या D HC भाभा। सही आंसर होगा दोस्तों ए क्या? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, B आसफ अली, C जगजीवन राम या D HC भाभा। सही आंसर होगा दोस्तों B आसफ अली। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? ए 26 अक्टूबर 1946, B 24 अक्टूबर 1946, C 29 अक्टूबर 1946 या D 21 अक्टूबर 1946। तो मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का तो बहिष्कार कर दिया था, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को वह अंतरिम सरकार में शामिल हुई, जिसमें उसके कितने 5 सदस्यों को क्या बनाया? मंत्री पद पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए लियाकत अली, B अब्दुल नस्तर, C जोगेंद्र नाथ मंडल या D गजानतर अली खान। सही आंसर दोस्तों ए जो लियाकत अली हैं वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थी। ये लियाकत अली मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में संचार मंत्री कौन था? तो ऑप्शन से लियाकत अली, B अब्दुल नस्तर, C जोगेंद्र नाथ मंडल या D गजानतर अली खान। सही आंसर होगा दोस्तों अब्दुल नस्तर को क्या बनाया गया था? संचार मंत्री। ये भी किससे संबंधित थे? मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शंस देखते हैं। ए 31 अक्टूबर 1946, B 2 नवंबर 1947, C 5 नवंबर 1947 या D 28 अक्टूबर 1947। सही आंसर होगा दोस्तों ए जब देश का विभाजन हो गया तो उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को चूँकि ये जो भारत था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर था, तब उसकी कुल सीटों की संख्या 389 थी। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो फिर से क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया और फिर तब जाके हमारी संख्या कुछ बदल गई, देखेंगे उसको आगे। इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? 31 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठित संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ए 289, B 299, C 279 या D 309। सही आंसर होगा दोस्तों B 299 अर्थात 299 कुल सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं।
ए 229, बी 239, सी 219 या डी 249। तो जो प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? 229 थी। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ए 60, बी 70, डी 80 या डी 55। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी 70। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कितने दिन तक चला? ए 6, बी 337, सी 13 या डी 24। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन चला दोस्तों वो 6 दिन चला था। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा का प्रथम वाचन चला था। संविधान सभा का जो रिपोर्ट कब पेश हुआ था मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने जब संविधान का पूरा जो प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा, उसकी समीक्षा की, उसमें जो भी मिस्टेक्स थी उसको दूर करने के बाद जब इन्होंने क्या किया है 21 फरवरी 1948 को क्या किया गया था, संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो उस प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का 3 वाचन किया गया। कितना वाचन किया गया? 3 वाचन किया गया। वही आपसे पूछ रहा है कि प्रथम वाचन कब से कब चला? तो वो चला था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, अर्थात कुल 6 दिन तक चला था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का द्वितीय वाचन कितने दिनों तक चला? ए 6, बी 337, डी सी क्या है 13 या डी 24। सही आंसर होगा दोस्तों बी, कुल 337 दिनों तक चला था। आपको डेट भी याद रखना है कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे ये हाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का तृतीय वाचन कितने दिनों तक चला था? ए 6, बी 337, डी 13 या सी 13 या डी 24। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों क्या? सी 13 दिनों तक चला था। कब से कब चला था? तो वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा सबसे लंबा वाचन कौन सा किया गया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। सही आंसर होगा दोस्तों बी दूसरा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 25 अक्टूबर 1946, बी 26 जनवरी 1947 या डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 26 नवंबर 1900। कोई भी सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित किया गया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 46 नहीं 49 होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था, पारित किया था। अगला प्रश्न है कि जब संविधान को पारित किया गया उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन है देखेंगे 298, बी 299, सी 284 या डी 280। सही ऑप्शन होगा दोस्तों 284 सदस्यों की संख्या थी उस समय। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ए जान मथाई, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जगजीवन राम या डी बलदेव सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों बी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन देखते हैं ए जॉन मथाई, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जगजीवन राम या डी बलदेव सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों ए जॉन मथाई। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे दोस्तों उनका क्या नाम था? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ए BN राव, बी JB कृपलानी, सी भीमराव अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रथम विधि या कानून मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए RK षणमुखम शेट्टी, बी HC भाभा, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डी रफ़ी अहमद। सही आंसर है दोस्तों ए RK षणमुखम शेट्टी पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी, HC भाभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या रफ़ी अहमद। सही आंसर है दोस्तों HC भाभा।
अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 30 दिन, 2 साल 12 महीने 15 दिन या 2 साल 11 महीने 19 दिन। सही आंसर दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? ए 110 दिन, बी 114 दिन, सी 412 दिन या डी 320 दिन। सही आंसर होगा दोस्तों बी, कुल 114 दिन तक क्या हुई थी? बहस हुई थी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च हुआ? ए 64 मिलियन, बी 60 मिलियन, सी 68 मिलियन, डी 58 मिलियन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 64 मिलियन। चलो आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखो जो भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। अभी यही प्रश्न ले लीजिए, ये प्रश्न आया था CGL 2020 में, टीयर फर्स्ट था, उसमें यह प्रश्न आया था कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च हुआ। इसके पहले यह प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था, समझ रहे नहीं? तो इस तरीके से मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ वो बिल्कुल या तो आगे पूछे जा सकते हैं या पीछे पूछे गए हैं दोस्तों। तो बेफिक्र होकर आप केवल मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को ही कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था? ऑप्शन ए 10 अनुच्छेद, बी 15, सी 20 या डी 25। दोस्तों जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और हम लोगों ने इसको पारित किया था कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ अनुच्छेदों को दोस्तों लागू कर दिया था। बाकी के सारे अनुच्छेद तो लागू हुए 26 जनवरी 1950 में, लेकिन 15 अनुच्छेद, कितने? 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को परिवर्तित नहीं किया गया था। मैं आपको बताता हूँ कुल जो 15 थे वो कौन कौन से थे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, उसके बाद 324, फिर 366, फिर 367, फिर 379, 380, फिर 388, उसके बाद 391, 392 और 393। ये जो 15 अनुच्छेद हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही ये 15 अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया गया था, अर्थात वो क्या आए थे, काम में चालू हो गए थे, मतलब उनको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 जनवरी 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगला प्रश्न है कि 1949 के राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया? ए राष्ट्रपति ने किया, बी प्रधानमंत्री ने किया, सी संसद ने किया या डी संविधान सभा ने किया। सही आंसर दोस्तों संविधान सभा ने किया, क्योंकि 1951-52 में तो पहले चुनाव हुए, उसके पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद जैसी कोई बात ही नहीं थी। इन सारों के काम कौन देख रही थी? संविधान सभा देख रही थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950 या सी डी 26 जनवरी 1950। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 26 अगस्त 1947, सी 24 अगस्त 1950 या डी 26 जनवरी 1950। सही आंसर है दोस्तों ए 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया?
ये 22 जुलाई। ऑप्शन तो सारे सेम हैं, लेकिन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको हमने कब अपनाया, तो वो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया। एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगीत जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी को अपनाया गया था, और जो राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान को 24। थोड़े से यहाँ पे मैं सॉरी दोस्तों कंफ्यूज हो गया, वही सोच रहा हूँ कि राष्ट्रगान हमारा है तो वो 26 को नहीं, राष्ट्रगीत हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, और 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया था दोस्तों। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापना की घोषणा कब की थी। ए 26 जुलाई 1947, बी 26 जुलाई 1948, सी 15 अगस्त 1949 या डी 26 जुलाई 1946। सही आंसर है दोस्तों ए 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए, चूँकि अब क्या होंगे, दो देश बन जाएंगे, भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देश बना दिए जाएंगे भारत के हिस्से से, तो 26 जुलाई 1947 को ही गवर्नर जनरल ने कह दिया गया था कि पाकिस्तान के लिए क्या होगी, एक अलग संविधान सभा होगी। देख, इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने कुल 75 प्रश्न किए हैं दोस्तों, अब तक कुल 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों हमने बना दिए। क्वेश्चन आएंगे संविधान सभा में तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपकी बस ज़रूरत है तो इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लीजिए, जिससे आपको सारा फैक्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फिर पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।